दिस इज प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज है साल का अंतिम दिन और आज के इस लास्ट डे ऑफ द ईयर में हम आ चुके हैं अपने इस सीरीज के पार्ट 10 की तरफ, जिसमें हम डेली की तरह आज फिर एक बार बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के वर्कशीट के बारे में, जिसमें रोज की तरह 4 से 5 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स कवर अप रहेंगे और डिटेल में उन सभी क्वेश्चन का आंसर एज वेल एज एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं डेली की तरह अपने आज के वीडियो की वर्कशीट ऑफ अकाउंटेंसी के साथ। तो 10वां वर्कशीट सामने है आपके स्क्रीन पर। ये रहा उसका पहला क्वेश्चन। A and B were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. Z was admitted for 1/5 share in the profit. The journal entry to record premium for goodwill is given below. आपको जर्नल एंट्री दे दी गई है जो प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, यानी कि आपसे कुछ और ही करवाना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि प्रीमियम की एंट्री दे दी गई है। अब इसका क्या कनेक्शन है क्या नहीं, आइए क्वेश्चन को और पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। द न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड जेड विल बी। तो अब आपको ये डेटा देकर न्यू रेशियो मांग रहे हैं। अब समझने की जरूरत है कि हमारे न्यू रेशियो कैलकुलेशन में जर्नल एंट्री का क्या रोल हो सकता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि न्यू रेशियो कैलकुलेशन में जर्नल एंट्री का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन जर्नल एंट्री में ये जो दो अमाउंट्स आपको दिख रहे हैं 8,000 एंड 16,000, ये कहां से आते हैं? ये तो सेक्रीफाइस रेशियो से आते हैं और सेक्रीफाइस का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके न्यू रेशियो कैलकुलेशन से। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि आंसर तो एमसीक्यू के फॉर्म में दे देना है, लेकिन बिना सॉल्व किए तो वहां तक पहुंचेंगे नहीं हम। तो सबसे पहले आंसर की तरफ आते हैं, कैसे इसके आंसर तक पहुंचा जाए। देखिए कुछ नोट्स आप लोगों के समझने के लिए मैंने लिखी है, ये सब आपको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। द गिवन जर्नल एंट्री इज मेड टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन सेक्रीफाइस रेशियो। तो जैसा लिखा है मैंने कि जो जर्नल एंट्री आपको बनाकर दिया गया है वो दिया गया है प्रीमियम के बंटवारे का। जैसा आपको पहले एक बार मैं एंट्री दिखा दूं, जेट्स करंट अकाउंट डेबिट। आपको पता होना चाहिए कि प्रीमियम को बांटते समय अगर करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डेबिट हुआ है, दैट मीन्स कि वो अनेबल टू ब्रिंग ऑफ गुडविल वाला केस है, 24,000 रुपये वो नहीं ला पाया। और उसके बाद ए और बी बीइंग ओल्ड पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट है 8,000 एंड 16,000 से। तो देखिए अब इसके मदद से हम लोग पहुंचने वाले हैं न्यू रेशियो की तरफ। तो जो एंट्री दी गई है उससे हमें सेक्रीफाइस रेशियो का पता चलता है और डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट एक्सक्लूसिवली एज पर द सेक्रीफाइस रेशियो। जैसा हम सब जानते हैं कि जो अमाउंट वहां बांट कर दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस रेशियो से ही निकाला जाता है। तो दैट मीन्स कि अगर वैल्यूज हमें नोन है जो कि है 8,000 एंड 16,000, तो वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस रेशियो के अकॉर्डिंग ही है, तो हम उसके मदद से सेक्रीफाइस रेशियो का पता लगा सकते हैं और जो आएगा 1:2। तो अब आपका क्वेश्चन समराइज्ड में देखें तो क्या है, जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर था 1/5 और वो उसने एक्वायर किया है वो ए और बी से, जिस रेशियो में वो है आपका 1:2। तो अब आपका क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाता है और क्वेश्चन क्या बन गया कि ए और बी पार्टनर्स थे, उनका रेशियो था ओल्ड, और उसके अलावा न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 था जिसको कि एक्वायर किया है 1:2 में उसने पार्टनर्स ए और बी से। तो बस अगर आपको ये जानकारी अब समझ में आ चुकी है तो अब न्यू रेशियो कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सारा पैटर्न आपके सामने है। तो सेक्रीफाइस ए ने किया, सेक्रीफाइस बी ने किया। कितना किया? तो दोनों लोगों ने न्यू पार्टनर के शेयर को 1:2 में दिया था, यानी 1/3 और 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/15 और 2/15 दोनों का सेक्रीफाइस है। नाउ न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ए और बी के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ओल्ड रेशियो था 3 और 2, तो 3/5 2/5 और सेक्रीफाइस यानी 1/15 और 2/15, जिससे सॉल्व करने पर आ जाता है 8/15 एंड 4/15। और सी मैंने यहाँ देखिए सी लिख दिया गलती से, पार्टनर का नाम जेड था एक्चुअली, तो जेड होगा यहाँ पर, वो आप करेक्शन कर लीजिएगा, नाम से ज्यादा कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता। तो जेड का शेयर 1/5 दिया गया था और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3/3 कर देंगे तो 3/15 ये हो जाएगा। तो एज पर द कैलकुलेशंस डेटा अब हमारे पास है 8, 4 और 3 का। तो फाइनली हमारा न्यू रेशियो आ चुका है 8, 4 और 3, जो कि दिए गए ऑप्शन में से
ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है 8:4:3। 1 मार्क का ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट्स अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड्स और सब हेड्स। कंपनी के बैलेंस शीट में पब्लिक डिपॉजिट जो आता है वो किस हेड या किस सब हेड्स में आता है? जो ऑप्शन 4 आपको दिख रहे हैं इनमें से, ठीक है ना। इनटेंजिबल एसेट्स, तो पहली बात तो पब्लिक डिपॉजिट कोई एसेट्स है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। करंट लायबिलिटीज, यस लायबिलिटीज तो है ये, लेकिन करंट लायबिलिटीज तो नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट आपका करंट लायबिलिटीज नहीं है। शेयर होल्डर फंड जो कि शेयर्स के लिए आता है, तो शेयर्स तो है नहीं ये। और लास्ट है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड ऑब्वियसली ये नॉन करंट लायबिलिटीज ही है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब भी है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स? ध्यान रखना आपको फॉल्स पहचानना है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो नॉट या फिर नेगेटिव सेंस में पूछते थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको बारीकी से पढ़ेंगे तो आसान होगा। तो ध्यान रखना, आपको पूछा कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। एक मिनट, नहीं है नहीं, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो बस आपके लिए सबसे आसान तरीका होगा, स्टेटमेंट पढ़ते जाइए, ट्रू और फॉल्स बगल में लिख लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, तो ये एक लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस था, यानी कि ट्रू है, ये बिल्कुल सही बात लिखी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस स्टडीज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। देखिए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को तो एनालाइज हम करते ही हैं, लेकिन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को एनालाइज नहीं कर पाते हैं अकाउंटिंग में। इसका मतलब ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू नहीं है ये। और लास्ट में लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द वीकेस्ट टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस करते समय कैश फ्लो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सबसे वीकेस्ट, सबसे कह सकते हैं वर्स्ट हमारे लिए टूल्स है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल एक हमारे लिए टूल्स ऑफ एनालिसिस है। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि आउट ऑफ द 3 2 स्टेटमेंट फॉल्स निकलते हैं, सेकंड और थर्ड। तो आपका करेक्ट आंसर बन रहा है ये रहा, सेकंड और थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टैक्सा लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ मेगा लिमिटेड। रनिंग बिजनेस खरीदने का मतलब पूरे बिजनेस को टेकअप कर लेने से होता है, और उस केस में कई सारे एसेट्स होते हैं एंड इवन लायबिलिटीज भी होते हैं, और जब ना कुछ दिया हो तो उसको सन्ड्री एसेट्स मान लिया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिस्ट आपके सामने है, तो यहाँ पे कुछ भी एज्यूम नहीं करना, सब कुछ गिवन है। खैर लिखा है कि हमने मेगा लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया है एट अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹36 लाख, यानी 36 लाख रुपीज तय है वेंडर्स का अमाउंट। और बिजनेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, बिजनेस में क्या क्या था? प्लांट मशीनरी था 15 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग्स था 20 लाख रुपीज, फर्नीचर्स था 3 लाख रुपीज, स्टॉक था 5 लाख रुपीज, एंड अमाउंट ओइंग टू आउटसाइडर्स। अमाउंट ओइंग टू आउटसाइडर, देखिए मैंने थोड़ा सा इसको अलग लैंग्वेज में लिख दिया है, सो दैट थोड़ी सी आपको ट्रबल का सामना करना पड़े, वो इसलिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में ट्रबल ना करना पड़े। देखिए अगर मैं चाहता तो यहाँ डायरेक्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख सकता था या लायबिलिटीज लिख सकता था, लेकिन मैंने घुमा के दिया। अमाउंट ओइंग मतलब होता है अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर, मतलब हमें आउटसाइडर को चुकाना बाकी रह गया है, यानी कि लायबिलिटीज है 8,000 की। तो ये सब कुछ थे उस बिजनेस में जिसको हमने टेकअप किया है, मेगा लिमिटेड का बिजनेस। आगे लिखा है The amount of purchase consideration is settled by issuing 11% debentures of 100 each at a premium 20%। तो बस एक परचेज किया गया और बदले में उसको सेटलमेंट के लिए डिबेंचर्स इशू कर दिया गया है, और रिक्वायरमेंट में एंट्रीज मांगी गई है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन वेंडर्स का काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स में कवर अप होता है, एक शेयर्स में भी, साथ ही साथ एक डिबेंचर्स में भी। तो कहीं ना कहीं से आने के चांसेस के बहुत ज्यादा है, इसलिए तैयार बिल्कुल करना है, इग्नोर करने को आप अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए जो जो हमने खरीदा उस लिस्ट में अगर हम बात करें एंट्री नंबर फर्स्ट की, तो जितने भी एसेट्स खरीदे वो सब डेबिट हो जाते हैं। तो प्लांट मशीनरी डेबिट 15 लाख रुपीज से, लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपीज से, फर्नीचर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज से, स्टॉक अकाउंट डेबिट या इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज से। अब ये गुडविल आप सोचोगे कहाँ से आ गया? अभी ये खाली है, छोड़ समझ लिया, अभी यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि देख सकते हो आपने, मैं यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ है। अभी आप मान के चलिए यहाँ है ही नहीं, मैं इसको कट लगाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, बस ये सारे एसेट्स हैं जो अभी आपने देखे 5 लाख रुपए तक। इसके अलावा लायबिलिटीज 5 लाख रुपीज का था, सॉरी 8 लाख रुपीज का था। और मेगा लिमिटेड यानी जिससे हमने खरीदा वेंडर्स, उनका अमाउंट तय हुआ था 36 लाख रुपीज से। नाउ हम सब जानते हैं कि हर एंट्री का डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट सेम होता है। यहाँ देखते हो आप 15 लाख, 20 लाख, ये हो गया 35 लाख,
38 लाख एंड 5 43 लाख, यानी डेबिट में आ रहा है 43 लाख, जबकि क्रेडिट साइड से जोड़ने पर आ रहा है 44 लाख। तो ये तो अनइक्वल हो गया, इसीलिए 1 लाख रुपीज को आप यहाँ लिख रहे हैं, जिससे कि आपका डेटा इक्वल आएगा। और इस एंट्री का रूल है कि अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो उसको कहते हैं गुडविल अकाउंट, और यही डिफरेंस अगर आपका क्रेडिट साइड आ रहा होता तो उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वेंडर्स के टॉपिक से। और इस एंट्री में मैंने रखे हैं 1.5 मार्क्स, यानी एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टोटल वेटेज ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन उसको बाइफरेट देखिए कैसे किया है। अगर आप इन सभी एसेट्स को डेबिट कर सकते हैं या लिखा है आपने तो आप हाफ मार्क्स देंगे। अगर आपने गुडविल का अकाउंट बैलेंसिंग फिगर सही निकाला है तो उसके लिए हाफ मार्क्स। और लास्ट चीज लाइबिलिटीज और मेगा लिमिटेड यानी वेंडर्स का नाम आपने लिखा है ठीक तरीके से दोनों अमाउंट के साथ, तो उसके भी हाफ। तो एंट्री के इस टोटल वेटेज को 3 टुकड़ों में बांटकर आप वेरीफाई करेंगे सो दैट आपका सही असेसमेंट आप कर सकें। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं जिसमें सेटलमेंट होना है। तो जैसा हम हमेशा से करते आए हैं, वेंडर्स का जो अमाउंट पेबल है वो यहाँ रिपीट हो जाएगा, और वो अमाउंट पेबल है इस समय 36 लाख रुपीज, जिसको पे करने के लिए हमने डिवेंचर्स दिया है तो 11% डिवेंचर्स, और कंडीशन रखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पर। नाउ हमेशा से मैं कहता आया हूं कि इन वैल्यूज को, यानी ये जो 30 लाख और 6 लाख आपको दिख रहा है, डायरेक्ट आप कभी ना निकाले जब तक कि आप वर्किंग नोट ना कर ले। वर्किंग नोट में मार्क्स आपको मिले या ना मिले ये आपको नहीं सोचना है, आपको करना क्योंकि आपकी जरूरत है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको निकालने ही होंगे। कैसे निकालेंगे? जितना रुपए आपको पे करना है डिवेंचर्स ऑफर करके वो अमाउंट पहले ले लीजिए, यानी 36 लाख रुपीज। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स प्लस प्रीमियम या डिस्काउंट होता तो माइनस डिस्काउंट। तो इस तरह 36 लाख को डिवाइड करेंगे 120 से तो आएगा 30,000 डिवेंचर्स। ये हो गया आपका आंसर लाने का एक बेस। अब इसके मदद से आप कैसे डेटा लाएंगे? यही 30,000 डिवेंचर्स यूज होंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवेंचर्स हो चाहे प्रीमियम, दोनों में 30,000 आपको दिख रहा है, और रेस्पेक्टिवली उनके रेट से मल्टीप्लाई किया गया। डिवेंचर 100 का था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, प्रीमियम 20 का था इसलिए 20 से मल्टीप्लाई। अब जो वैल्यू आपको दिख रही है वो आ जाएगी अपने आप, और डेबिट क्रेडिट बराबर भी हो जाएगा। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, 36 लाख रुपीज जो आपको ये दिख रहा होता है, इसी का 20% निकाल कर यानी 7,20,000 इसमें लिख देते हैं, और जो बचता है वो यहाँ लिख देते हैं, और हो जाता है पूरा गलत, मार्क्स हाथ से निकल जाते हैं। तो आपको मैंने समझा दिया है। एंड यहां पर आपको 1.5 मार्क्स कैसे मिलेंगे? हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस कैलकुलेशन को निकालने के लिए, मतलब 30,000 डिवेंचर्स को निकालने के लिए। जैसा मैंने कहा, आपको एग्जाम में इस वर्किंग नोट के मार्क्स मिले या ना मिले आपको करना है, क्योंकि आपको इसके बिना आंसर तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। रेस्ट 1 मार्क्स के लिए 2 चीजें हैं, डिवेंचर्स हैं और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो दोनों में हाफ ऑफ मार्क्स यानी दोनों मिलाकर 1 मार्क्स आप यहां भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस एंट्री में अपने आप को असेस कर सकते हैं इजीली। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। XY partners थे with capitals of rupees 2,50,000, 1 lakh respectively. They were entitled for the following as per the terms of deed. पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, थर्ड सैलरी, फोर्थ कमीशन, उसका एक अपना लैंग्वेज दिया गया जिस पर अभी हम डिस्कशन करके टाइम वेस्ट ना करें। पांचवा पॉइंट, प्रॉफिट को बांटने का एक रेशियो मिल गया, और एनुअल ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स दे दिए गए हैं जो कि इतने इतने रुपए हैं। देखिए क्वेश्चन को रैपिडली पढ़ने का यही तरीका है, हर वैल्यूज को भी ध्यान नहीं देना है, बस आपको देखना है क्वेश्चन में हो क्या रहा है। एंड देन नेक्स्ट बात बोली गई है, फर्म का प्रॉफिट था 2,51,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। प्रिपेयर करना है आपको अप्रोप्रिएशन। तो देख सकते हैं आपका क्वेश्चन बेसिक है, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए दिया गया है। और जैसा मैंने कहा भी है कि मेरे इन वर्कशीट्स का टारगेट ही है कि आपको उन मिनिमम लर्निंग की तरफ ले चलना जिसके बिना आप पास नहीं हो सकते, या कहें तो इसको कर लेने के बाद आप फेल तो होंगे ही नहीं, है ना। इसीलिए मैं बेसिक्स पर आपको ले जा रहा हूं इन सभी वर्कशीट की तरफ, और एक सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिसके ऊपर हम लगातार रोज काम कर भी रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ये हमें बनाना था, क्या था वो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लेकिन आप सभी जानते हैं कि एप्रोप्रिएशन बनाने का मतलब उसमें कुछ वर्किंग नोट्स भी होंगे। खैर हम पहले एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, वर्किंग नोट जैसा जैसा आता जाएगा मैं आपको दिखाता जाता हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपने बनाया, फॉर्मेट मैंने नहीं खींचा, होप सो उससे कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट जितना दिया था 2,51,000। नाउ अब सबसे अच्छा तरीका आपके लिए हमेशा होता है कि डीड में जिस ऑर्डर में बातें लिखी है उसी ऑर्डर में आप सॉल्व करिए। डीड में सबसे पहले लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए ये कोई रूल तो नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में करना चाहिए, लेकिन करने से आप ही का बेनिफिट छुपा हुआ है, बस आप इस तरह करके कोशिश करिए। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लाते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई 10% रेस्पेक्टिवली निकालेंगे तो 25,000, 10,000, कोई खास कैलकुलेशन या टफ कैलकुलेशन यहाँ नहीं था, 35,000 टोटल ऑफ इंटरेस्ट।
तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही निकाल कर यहाँ लिख दिया तो हाफ मार्क्स के आप हकदार यहाँ तक तो हो ही जाते हैं। नाउ अब आते हैं कि नेक्स्ट डीड में क्या बात लिखी थी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के बारे में था एट द रेट 15% पर एनम। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकाल लेते हैं और देन उसके बाद उसको प्रॉपर प्लेस पर पुट करते हैं, और उसके लिए हमें जानना पड़ेगा ड्राइंग्स कितना है पार्टनर्स का। तो आइए ड्राइंग्स भी जरा एक बार देख लेते हैं। एनुअल ड्राइंग्स पार्टनर्स के दिए थे 1 लाख रुपीज एंड 60,000 एंड रुपीज 1 लाख रेस्पेक्टिवली। तो बस रेट दिया है, पर एनम दिया है और ड्राइंग्स की वैल्यूज दी है, कोई अलग से केस नहीं दिया है। तो एज पर द रूल अगर पर्सन के बाद पर एनम लगा है और कोई केस नहीं बताया गया तो उसको 6 मंथ एज्यूम करके ही इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो 60,000 इंटू 15% इंटू 6/12 एज पर द अजम्पशन रूल। ऐसे ही 1 लाख इंटू 15,000 इंटू 6/12। तो आंसर ऑफ इंटरेस्ट आता है 4500 एंड 7500 फॉर ए एंड बी। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर एक्स पार्टनर वाई के लिए 4500 एंड 7500 टोटल 12,000। और इस पर्टिकुलर हिस्से के लिए मैंने रखा है एक नंबर, यानी आधा नंबर इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आधा नंबर वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस तरह से आप यहां पर अपने आप को जज करेंगे। डीड का नेक्स्ट टर्म क्या था, अब आइए उसको देखें। सैलरी टू एक्स 5,000 पर मंथ। एक बहुत सिंपल सा एकदम ऑर्डिनरी सा पॉइंट, लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये भी है इसलिए क्योंकि ये भी एप्रोप्रिएशन दिखाया जाएगा। तो 2x सैलरी 5,000 पर मंथ था, इसलिए इंटू 12 टोटल आ गया 60,000। अगर आप ये भी कर चुके हैं तो आपको हाफ मार्क्स इस पर भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये इस क्वेश्चन का सबसे वाइटल पार्ट है, कमीशन टू वाई। ठीक है, चलिए वाई को कमीशन मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तरीका ध्यान से इसको देखिए। एट द रेट 8% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हिज कमीशन। अक्सर बच्चे आफ्टर और बिफोर चार्जिंग के लैंग्वेज में, या ऐसा कहें तो आफ्टर चार्जिंग में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो उस कंफ्यूजन का मैंने एक उपाय निकाला हुआ है, मैं आपको उस तरह से बता देता हूं। आप इसी को एज इट इज फॉलो करिए, आपको देखिए कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ये गारंटी है मेरी। सबसे पहले आप कमीशन निकालना है, उस स्टेटमेंट को कॉपी करिए जिस स्टेटमेंट को या जैसे क्वेश्चन में लिख कर आया है। कहा गया था 8% किसका, नेट प्रॉफिट का। तो 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सच कमीशन। ये क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा हुआ है जैसा आप सबको मैंने पढ़कर दिखाया है ना। अब बस आपको इसको यूज करना है और फॉर्मूले में लिख देना है जैसे मैथ्स में किया जाता है। देखिए उसको मैं कन्वर्ट करता हूं, बस आप ध्यान से देखिए कि मैं एग्जैक्टली उसकी लिखी हुई बातों को ही कैसे फॉलो करता हूं। सबसे पहले 8% को जैसे आप लिखना जानते हैं 8/100 मैंने वो लिख दिया। ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है। ऑफ के लिए मल्टीप्लाई लगाते हैं, सो यहां लगा दिया। नेट प्रॉफिट कितना था, 2,51,000 जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, है ना। 2,51,000 नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया है। तो बता दो आपको बिफोर चार्जिंग का कोई मतलब नहीं होता है, आपको इसके लिए परेशान कभी होना ही नहीं है। तो इसलिए बिफोर चार्जिंग का जो स्टेटमेंट हमने लिखा है देखकर उसको आप इग्नोर कर दीजिए सिंपली। बट आफ्टर का मतलब होता है कि उसको माइनस करना है। ना आफ्टर का मतलब माइनस करना है, तो हमने यहाँ माइनस का सिंबल लगा दिया है। क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो माइनस में हम इंटरेस्ट लिखने वाले हैं जो कि हमने यहाँ निकाला था। एक 25,000 था और एक 10,000 मतलब 35,000। तो माइनस 35,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सच कमीशन यानी कि उसी का कमीशन। नाउ अब ये तो बहुत सीधी सी बात है कि जिसका कमीशन हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं इस समय, वो तो यहाँ घटाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिखा है सेंटेंस में तो हम भी लिखेंगे माइनस सच कमीशन यानी वाई का ही कमीशन। आपका ये फॉर्मूला तैयार है, आपके सामने देख सकते हैं आप। 8/100 इंटू 2,51,000 जो कि नेट प्रॉफिट था, 35,000 जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और वाइज कमीशन जो कि 8% था, जो अभी हमारे लिए अननोन है क्योंकि हम उसी को निकाल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इससे आगे क्या बातें होती हैं। 8% को फिर हमने लिखा ऐसे ही 8/100। नेट प्रॉफिट हमें मालूम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालूम है, लेकिन वाइज कमीशन नहीं मालूम है। तो अब यहीं पर आपको सीखना है, याद रखना है, जिस कमीशन को यहां घटाने के लिए हमने लिखा है एज पर द गिवन फॉर्मूला ऑफ द क्वेश्चन, वो हमें अभी अननोन है, हम उसी को निकाल रहे हैं। तो उसका जो परसेंटेज है 8, वही 8% यहां लाएंगे आप, इस डिनोमिनेटर में 100 के साथ प्लस कर देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट होता है R/100 प्लस R का। अगर आप ये सीख जाते हैं तो कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि तरीका आपको समझ में आ गया होगा। देन इनटू ये नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा लेंगे। फाइनली उस डेटा को जब हम सॉल्व करते हैं तो 8/108 डिवाइड बाई इसका डिफरेंस यानी 2,16,000, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 16,000 एज कमीशन टू वाई। तो फाइनली कैलकुलेशन तो हो चुका है, अब इसको लिखने की बारी है। तो टू वाइज कमीशन 16,000 से हमने कैलकुलेट किया 1 मार्क। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें 1 मार्क क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन ही इतना वाइटल था।
फाइनली अब और कुछ क्वेश्चन हमारे पास नहीं बचा है, तो नेट प्रॉफिट आप लिख चुके हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख चुके हैं, टोटल मिलाकर यहाँ आपने ले लिया और इस टोटल में से आपने माइनस कर लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। फाइनली डिफरेंस आता है 1,52,000, जिसको बांटना है दो लोगों के रेशियो जो दिया गया था क्वेश्चन में, और बांटने पर आया है 2:3 रेशियो था, बांटने पर आया 60,800 और 91,200। और एक नंबर का ये एस्पेक्ट रहेगा, यानी हाफ मार्क्स एक्स के करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड हाफ मार्क्स वाई के लिए। मैंने अलग अलग इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप अगर x का सही निकाल देते तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि y का भी सही निकलेगा ही निकलेगा, तो मैंने दोनों मिलाकर एक नंबर है ये बता दिया है। तो इस तरह से आपको 4 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। चलिए अब एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने किस किस चैप्टर को गो थ्रू किया है आज की वर्कशीट के साथ। आखिरी क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, और साथ ही साथ उसमें खासकर फोकस रहा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कमीशन के कैलकुलेशन पर, उसको रिवाइज किया है। फिर हमने वेंडर्स के टॉपिक को रिवाइज किया डिबेंचर्स के चैप्टर्स में से, जिसमें परचेज कंसिडरेशन के टफ कॉन्सेप्ट, गुडविल का डिफरेंस निकालना और उसको सेटल डाउन करने का कॉन्सेप्ट हमने सीखा। और फिर थ्योरेटिकल पोर्शन में पार्ट बी का एक पोर्शन था जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बातों को देखा। ऐसे ही पार्ट बी से ही हेडिंग और सब हेडिंग के चैप्टर का एक क्वेश्चन था पब्लिक डिपॉजिट के नाम से, और साथ में एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में से न्यू रेशियो कैलकुलेशन का भी छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्कशीट बिजनेस स्टडीज की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन कंपनीज found it extremely difficult to cut through the bureaucratic and red tapeism in government offices. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया बाय मींस की फॉरेन नेशंस को इनवाइट किया, इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया कि आइए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कीजिए बिजनेस के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके फॉरेन कंपनीज को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग कल्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म इन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसेस, एंड दिस डिस्करेजेस देम फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इंडिया। और इस वजह से उन लोगों को हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने को उतना मोटिवेशन नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। तो ये है आपका केस। और रिक्वायरमेंट पूछा है कि आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी 4 आपके सामने लिखे ही हैं, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एंड इकोनॉमिक। इनमें से कौन सा एनवायरनमेंट है जो यहाँ पर बताया गया। तो देखिए यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस की बात की गई, जो कि बड़ा रीजन है डिस्करेजमेंट का, तो ये किसी और नहीं, गवर्नमेंट के बिहेवियर के वजह से है, उनके पार्टी के वजह से है। तो दैट रेफर्स टू पॉलिटिकल इंटरवेंशंस यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बाकी जो सोशल एनवायरनमेंट है ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। लीगल नहीं हो सकता क्योंकि कोई एक्ट की बात नहीं हो रही। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई देश के डेवलपमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब था, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल। देखिए फ्यूल के किस प्रिंसिपल को ये इशारा किया गया है, ये 4 आपके सामने है, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, रेम्यूनरेशन और स्किलरशिप। यानी इनमें से कौन सा जो प्रिंसिपल है फ्यूल का, ऑन विच टेलर्स टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप इज बेस्ड। कह रहे हैं कि जो टेलर का फंक्शनल फोरमैनशिप एक टेक्निक है, आप सभी जानते हैं, जिसके अंदर फैक्ट्री मैनेजमेंट को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है, प्लानिंग और प्रोडक्शन, और उसके अंदर फिर 4 एग्जीक्यूटिव्स को दिखाया जाता है और उनके बाद वर्कर्स को दिखाया जाता है कि सबसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। तो कह रहे हैं उस फंक्शनल फोरमैनशिप को इन 4 में से कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड ऑन किया गया है जो कि फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं। तो देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप का जो मैंने अभी आपको माइंड मैपिंग जैसा दिखाया है, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है वर्क का डिवीजन, और यही चीज है डिवीजन ऑफ वर्क यानी फ्यूल का प्रिंसिपल, जिस पर बेस्ड ऑन है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप का टेक्निक। और साथ ही साथ मतलब ये आंसर तो हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी होगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा एक नॉलेज की बात, फंक्शनल फोरमैनशिप में फ्यूल का ये प्रिंसिपल लागू भी होता है, और फंक्शनल फोरमैनशिप में फ्यूल का यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल वायलेट भी होता है। कैसे वायलेट होता है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि यहाँ पे 2 डिवीजन डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्लानिंग का और प्रोडक्शन का, उसके अंदर 4 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो सभी मिलकर के एक साथ वर्कर्स को ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी एट सिंगल टाइम 8 एग्जीक्यूटिव से 8 बॉसेस से वर्कर्स को ऑर्डर मिलेगा, और ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन होगा। तो ये भी सवाल बन सकता है कि अगर किस प्रिंसिपल को वायलेट किया ये पूछा जाए तो जवाब हो जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। फिलहाल तो फॉलो करने की बात हो रही है, तो ये है डिवीजन ऑफ वर्क। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड। देखिए, आपके एनवायरनमेंट में, आपके बिजनेस में, आपके नियर बाय में जो भी चीजें घटनाएं हो रही हैं वो, या बदलाव जो होते हैं वो, आप उसको कभी भी हटा नहीं सकते, वो होते ही रहेंगे। बट उसको आप एंटिसिपेट, अनुमान लगा सकते हैं, एंड मैनेजरियल रेस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप्ड, और उसके अगेंस्ट में हमारा रिएक्शन क्या होगा उसको हम मैनेज कर सकते हैं। इज सजेस्टेड बाय द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। और ये जो बात बोली गई, ये किस इंपॉर्टेंस को सजेस्ट करता है? क्या प्लानिंग फैसिलिटेट्स करता है डिसीजन मेकिंग? ये बात बताई गई? नहीं, बिल्कुल नहीं बताई गई। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग की वजह से इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, और ऐसा भी यहाँ कुछ नहीं बताया गया है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यहां भी डायरेक्शन जैसी कोई बात नहीं दिख रही है। एंड लास्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। यस, बिल्कुल यही है, क्योंकि बोला गया है कि आप होने वाले इवेंट्स और चेंजेस को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैनेजरियल रिस्पॉन्स तैयार अपना कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेस्ड ऑन एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, शॉर्ट में कहते हैं इसको APAR 2022, द HR मैनेजर ऑफ गामा लिमिटेड adopted the following ways of training for improving the quality of output and providing more job satisfaction to the employees। देखिए, APAR हर एक ऑफिस में हम लोग का भी होता है, इवन प्राइवेट फर्म्स में भी होता है, हर जगह एम्प्लॉयज का एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिसमें एम्प्लॉयज अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं, उनके बॉसेस भी उनको असेस करते हैं, और उसके बेसिस पर उनकी रेटिंग्स आती हैं। और जब रेटिंग्स आती हैं तो उनको अप्रेज किया जाता है, कई बार प्रमोशन मिलता है, कई बार सैलरी इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, और कई बार उनके जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं होते तो उनमें कमियां निकलती हैं। अब जब कमियां निकलती हैं तो ऐसा नहीं कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है कि वो भी अपने परफॉर्मेंस को सुधार कर सके। तो यहां पर ये APAR का क्या मतलब था मैंने आपको बता दिया है, और यही कह रहे हैं कि इसी को बेस करते हुए उन्होंने टेक ट्रेनिंग्स को लाने की बात की है, जिससे कि उनके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आए और जॉब सेटिस्फेक्शन का और भी बढ़ सके। नाउ, अब इस बेसिस पर अपार के परफॉर्मेंस, APAR के परफॉर्मेंस पे बेस्ड करके ये कुछ ट्रेनिंग का तरीका बताया कुछ लोगों के लिए। पहला है मिस्टर आनंद के बारे में। was in the company so that he could practice the theoretical knowledge acquired by him from his college। तो मिस्टर आनंद के लिए बोला गया है कि वो ट्रेनिंग के तौर पर थियोरिटिकल नॉलेज को गेन करेंगे, अक्वायर करेंगे, कहां से? अपने कॉलेज से। अब ये किस ट्रेनिंग में बताई गई बात है, तो बताना चाहूंगा कि ये जिस ट्रेनिंग में बताया गया है वो है आपका इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में कोलाबोरेशन होता है, इसमें कॉलेजेस वगैरह की मदद से जहां से पढ़ाई होती है वहां से थियोरिटिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मिस्टर आनंद के लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात यहां की गई है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन के बारे में, मिस्टर मेहता के बारे में। देखिए लिखा है, मिस्टर मेहता वॉज प्रोवाइडेड अ डमी मॉडल ऑफ मशीनरी टू डू प्रैक्टिस ऑन इट। यानी उनको एक नकली, एकदम रियल जैसा फील कराने वाला एक मशीनरी का मॉडल तैयार करके दिया गया है, और बोला जा रहा है कि उस पर काम करके अपने आप को प्रैक्टिस करें। और ये तरीका ट्रेनिंग का अपनाया जाता है वेस्टिबल ट्रेनिंग के अंतर्गत। जो वेस्टिबल ट्रेनिंग आपने पढ़ा है वो उसी की मीनिंग है, यानी मिस्टर मेहता के लिए जिस ट्रेनिंग का तरीका अपनाया जा रहा है वो है वेस्टिब्यूअल ट्रेनिंग। चलिए देखते हैं अब थर्ड पर्सन के बारे में क्या लिखा है, मिस्टर विमल। मिस्टर विमल वॉज आस्क्ड टू वर्क विद एन एक्सपर्ट। मिस्टर विमल को कहा गया कि आपको एक्सपर्ट के साथ काम करना होगा फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सो दैट ही लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, ताकि वो एक्सपर्ट को काम करते हुए देखे और उन्हीं ऑब्जर्वेशन से वो सीख सके। और जिस तरह की यहाँ बात की जा रही है वो कुछ और नहीं, एक सुपरवाइजर के अंदर काम करने की है और उसको वर्क करते हुए देखने की है, और वो आपको ट्रेन करता रहेगा समय पर। तो मिस्टर विमल के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात चल रही है। तो ये थे वो 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम, 3 अलग अलग पर्सन के लिए बेस्ड ऑन APAR रिपोर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ क्वेश्चन में लिखा क्या था वो मैंने पढ़ा ही नहीं, देखी अब तक, बताना चाहूंगा। आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग डिस्कस्ड इन ऑल द अबव केसेस। 3 केसेस में ट्रेनिंग की कौन कौन सी टेक्निक थे वो हमने ऑलरेडी पहचान लिए हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन इन ब्रीफ, और उसको एक्सप्लेन भी करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेनेशन रोज की तरह आपको मैंने छोड़ दिया है कि आप अपना जजमेंट कर लेंगे। तो हाफ मार्क्स फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो मैंने यहाँ बता ही दिया है, तो हाफ ऑफ मार्क्स इन सब के लिए, और इन्हीं के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए हाफ ऑफ मार्क्स अलग से।
3 नंबर का ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सिंगल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड एनी टू नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सिंगल क्वेश्चन देने का मकसद मेरा ये है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ ले आना, और आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 30% के आसपास आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा। तो खैर कोई दो फाइनेंशियल और कोई दो नॉन फाइनेंशियल आपको इंसेंटिव्स बताने हैं, मतलब एक्सप्लेन करने हैं। मैंने आपको यहाँ पर पूरे फाइनेंशियल इंसेंटिव जितने होते हैं नाम लिखकर दे दिए हैं। आप उम्मीद करते हैं इनमें से किसी दो को फॉलो कर चुके होंगे या करेंगे, तो उसको करेक्टली आप लिखेंगे तो हाफ मार्क्स, और उसके एक्सप्लेनेशन के लिए अगले हाफ मार्क्स। पे एंड अलाउंस, प्रॉफिट शेयरिंग, ESOP या को पार्टनरशिप, बोनस, कमीशन, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, देन रिटायरमेंट बेनिफिट एंड लास्ट पर्क्स या फिर फ्रिंज बेनिफिट्स। ये सब वो हमारे इंसेंटिव स्कीम्स है जिसका कनेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मॉनेटरी वैल्यू से है। तो आप किसी दो को उम्मीद करते हैं लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जज करेंगे। और साथ ही साथ पूछा था दो नॉन फाइनेंशियल भी, तो लिस्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटीज, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन या ऑटोनॉमी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं या एक तरीके हैं जिससे कि एम्प्लॉयज को हम मोटिवेट करते हैं वर्क को और बेहतर तरीके से करने के लिए, जो कि कैटेगराइज्ड होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, और इससे मॉनेटरी वैल्यू का कोई कनेक्शन नहीं है। ये मेंटल सेटिस्फैक्शन की तरफ आपको लेकर के चलता है। तो इनमें से किसी दो पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो मार्किंग स्कीम बन गया 4 पॉइंट्स के लिए, हाफ फॉर करेक्ट हेडिंग्स एंड रिमेनिंग हाफ फॉर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये था आज का वीडियो हमारे बिजनेस स्टडीज का, वर्कशीट मतलब बिजनेस स्टडीज का। चलिए एक बार रिकैप करते हैं कि इसमें हमने किस किस चैप्टर गो थ्रू किया है। हमने यहाँ पे डायरेक्टिंग के चैप्टर से मोटिवेशन के टॉपिक के अंतर्गत फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को रिवाइज किया है। साथ ही साथ हमने टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग को यहाँ पर 3 लोगों में अप्लाई करते हुए एज अ केस बेस्ड क्वेश्चन देखा है। फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है एक छोटे से क्वेश्चन में। फिर हमने टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का आपस में कनेक्शन भी देखा एज डिवीजन ऑफ वर्क एंड फंक्शनल फोरमैनशिप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का भी एक हमने डायमेंशन पहचाना है, जिसका मतलब है कि हमने एक और केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे किया। तो इस तरीके से ये 5 चैप्टर्स आज के इस वीडियो में कवर होते हैं। उम्मीद करते हैं आपके रोज की तरह बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें, और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।